हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश जंक्शन पर। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 5th ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। लुइसियो रोड्रिगेज ने इसको लिखा है। इसके कुल 3 पार्ट्स है। सेकंड पार्ट है कुर्ग और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी वो भी देख लेना। सबसे पहले चैप्टर से पहले कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, पहले उनको करते हैं। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर आवर कंट्री। कैसे कैसे चित्र आते हैं आपके दिमाग में, या फिर कैसे लोगों या फिर कैसी जगहों की आपके दिमाग में आते हैं जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। हम आप हमारे देश के बारे में सोचोगे तो आपको कौन कौन से लोगों के बारे में याद आती है, या फिर कौन सी जगह याद आती है, या फिर किसका चित्र आपके दिमाग में आता है। वाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव लिव्ड इन और विजिटेड। आप भारत के कौन से क्षेत्र में रहते हो, या फिर कौन कौन से क्षेत्र में रहे हुए हो, या फिर कौन कौन सी जगह आप घूमे हुए हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। क्या तुम किसी टूरिस्ट प्रसिद्ध जगहों के नाम बता सकते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्टुगीज हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। क्या आप जानते हो कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी राज किया है, डच ने भी राज किया, फ्रेंच लोगों ने भी राज किया और पोर्तुगीज लोगों ने भी राज किया। ये हमारे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जो बाहर के लोग हैं जो हमारे देश के ऊपर उन्होंने राज किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। क्या आप बता सकते हो कि भारत के कौन से हिस्सों पर पोर्तुगीज और फ्रेंच लोगों ने राज किया था। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। क्या आप बता सकते हो कि भारत में कौन से जगहों पर चाय का उत्पादन होता है या फिर कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये सब आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको अगर पता है तो आप बताने की कोशिश करना, वरना आप इंटरनेट पर सर्च करना। अब हम सीधा बिना देरी किए चैप्टर शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। सबसे पहले पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक आदमी के बारे में बताना। तो ये किसके बारे में है, एक गोवा के ऐसे आदमी के बारे में है, ऐसे बेकर के बारे में है। देखो, बेकर वो होता है जो मिठाइयाँ वगैरह बनाता है या फिर ब्रेड से कोई चीज़ें बनाता है ना, केक वगैरह, उनको बोलते हैं बेकर। तो एक ऐसे बेकर के बारे में है जो गोवा के एक गांव का है, जो उस गोवा के समाज में, वहाँ के लोगों की जो समाज है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके बारे में बताया गया है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे जो बड़े लोग हैं वो आज भी उन दिनों को याद करते हैं। रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकल का मतलब होता है वो पुराने अच्छे दिन, है ना, जो अच्छे पुराने दिन है ना, उनको याद करते हुए बता रहे हैं कि उन दिनों में जब पोर्तुगीज का हमारे यहाँ गोवा में राज होता था, उस समय पोर्तुगीज लोग किसको पसंद करते थे, लोज ऑफ ब्रेड। लोज ऑफ ब्रेड का मतलब होता है जो ब्रेड का एक पूरा फुल पैकेट होता है ना, बड़ा सा जो ब्रेड होता है उसको बोलते हैं लोज ऑफ ब्रेड। उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे पोर्तुगीज लोग। दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो लोग ब्रेड के लोज को पसंद करते थे वो तो शायद चले गए, क्योंकि जो पहले गोवा के ऊपर कौन राज करते थे, पोर्तुगीज लोग राज करते थे, वो तो अब चले गए। लेकिन जो ब्रेड बनाने वाले हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं। तो इस वजह से जो ब्रेड को पसंद करने वाले यहाँ वाले लोग भी पसंद करते हैं ब्रेड को। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोज। अब देखो, भले ही वो पोर्तुगीज लोग चले गए, लेकिन हमारे पास में अभी भी क्या पड़े हैं, मिक्सर्स वगैरह पड़े हैं। मोल्डर्स का मतलब काटने वाली चीज़ें भी पड़ी हैं। एंड दोज हु बेक द लोज, और वो जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, जो ब्रेड से मिठाइयाँ बनाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब भले ही वो जो पसंद करने वाले थे या फिर जो चीज़ शुरुआत करने वाले थे वो तो भले ही चले गए, लेकिन जो चीज़ बनाने वाले हैं, जो जिससे चीज़ बनती है, वो हमारे पास में अभी भी पड़ी है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं या फिर भट्टियां हैं वो अभी भी यहाँ पे हैं, जिसको लोग बहुत समय से पसंद करते हुए आ रहे हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट बीन येस एक्सटिंग्विश्ड। जो भट्टियों में जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। इसका मतलब
जो ये मिठाई है जो बेकरी से जो बन रही है वो अभी तक बनना बंद नहीं हुई है, अभी भी वैसे की वैसे ही चल रही है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। अब क्या होता है, सुबह सुबह वो क्या करते हैं, जो बेकरी में जो मिठाई वगैरह बेचने वाले हैं या फिर ब्रेड वगैरह बेचने वाले हैं, वो अपना बम्बू लेके, मतलब तंबू, एक कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेके वो आ जाते हैं सुबह सुबह बेचने। और उसके साथ में क्या होती हैं, टोकरी होती हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज, जो आज भी गोवा के, मतलब अभी वर्तमान काल में भी गोवा में बहुत जगह पर ऐसा होता है कि वो अपने हाथ में टोकरी लिए हुए और हाथ में बम्बू लिए हुए और चलते हैं, और उस टोकरी के नीचे कुछ ऐसी घंटियाँ लगी होती है जिससे वो, मतलब घंटियाँ बजती रहती हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि वो आज मिठाई बेचने वाला आ गया है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब जब जो उनके लिए बनाते थे बेकरी वगैरह, किनके लिए, पोर्तुगीज़ के लिए जो बेकरी बनाते थे, वो तो अभी जिंदा नहीं होंगे, लेकिन उनके बच्चे अभी भी हैं जो कि उनका जो धंधा है वो अभी तक पीछे चला रहे हैं, फिर उनके बच्चे चलाएंगे, फिर उनके बच्चे, ऐसे मतलब उनका खानदानी जो धंधा है वो अभी भी चल रहा है, तो पूरा नहीं हुआ है। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नॉन एज पेडर इन गोवा। और उन बेकर्स को आज भी क्या बोलते हैं गोवा में, पेडर बोलते हैं। तो जो पुराने समय में या फिर आज के समय में जो बेकरी बनाते हैं उनको क्या बोलते थे, और पुराने समय में क्या बोलते थे, पेडर बोलते थे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में बचपन के दिनों में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। जो बेकर होते थे वो हमारे क्या होते थे, फ्रेंड होते थे, दोस्त होते थे, कंपेनियन हमारे साथी होते थे, एंड गाइड, और गाइड भी हमारे होते थे, मतलब हमको ये सलाह भी देते थे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत चीज़ें सिखाते भी थे, हमारे दोस्त भी होते थे और हमारे साथी भी होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, और वो कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग ग्राउंड। पहली बार कब आता था, जब बेकरी जो ब्रेड वगैरह होती थी वो बेचने जाता था पहले राउंड में, एंड देन अगेन, और फिर दूसरी बार वापस कब आता था, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यू बास्केट। दूसरी बार शाम के समय आता था जब वो सारी की सारी अपनी जो ब्रेड होती थी वो बेच देता था, बड़ी सी जो टोकरी होती थी उसको खाली करके ही आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from the sleep and we ran to meet and greet him। अब जैसे ही वो सुबह सुबह आता था तो उसकी टोकरी के नीचे कुछ ऐसी लगी होती थी घंटिया टाइप, जिसके चलने से या फिर जिसको हिलने से वो घंटिया आवाज़ आती थी। तो सुबह सुबह जैसे ही आता था तो उनकी आवाज़ से हम सारे बच्चे थे वो क्या हो जाते थे, उठ जाते थे और दौड़ के सीधे उनसे मिलने जाते थे। वाई वाज इट सो, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोभ। अब हम सब उनके पीछे पीछे भाग के क्यों जाते थे, क्या हमको भी वो लोभ था, जो ये ब्रेड थी वो पसंद थी क्या, नॉट एट ऑल, हमको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर भी हम उनके पीछे भाग के जाते थे। क्यों जाते थे, द लोज वर बोट बाई सम पेस्काइन एंड बेस्टाइन। जो ये ब्रेड वगैरह होती थी तो वो तो कौन खरीदती थी, पेस्काइन और बेस्टाइन नामक कुछ महिलाएं होती थी वो खरीदी थी। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, और वो कौन होती थी, घर की जो नौकरानियाँ होती थी वो खरीद के ले आती थी, हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। अब हम उनके पीछे क्यों भागते थे, हम तो उन ब्रेड बेंगल्स के लिए भागते थे। ब्रेड बेंगल्स का मतलब मिठाई की जो चूड़ियों की तरह मिठाई बनी होते थे उनके लिए भागते थे, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद थी जो मिठाई चूड़ियों की तरह दिखती थी। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, और कभी कभी वो हमारे लिए मीठी जो मिठाई थी वो हमारे लिए स्पेशली बनाते थे, बच्चों के लिए ही, कि बच्चे पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए अलग से वो मिठाई बना के लाते थे जो चूड़ियों की तरह दिखती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड इन हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। अब जो बेकर होते थे वो क्या करते थे, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति कैसे हाजिर करते थे, वो जैसे ही आते थे उनके साथ साथ में उनकी जो घंटियाँ बजती हुई जो आवाज़ होती थी वो भी पहुंच जाती थी, तो उनसे पता चल जाता था कि वो आने वाले हैं। मतलब उनकी जो टोकरी के नीचे कुछ ऐसे लगी होती है, तो जैसे ही वो टोकरी हिलती है तो उनसे आवाज़ आती है, तो सब लोगों को पता चल जाता कि वो आने वाले हैं। वन हैंड supported the basket on his head and the other banged on this bamboo on the ground। अब वो एक हाथ से तो क्या होता है, ऊपर जो टोकरी होती है उसको पकड़ के रखते हैं और दूसरे हाथ में क्या होता है, बम्बू, मतलब बड़ी सी लकड़ी होती है जिसको वो पकड़ के रखते हैं।
ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग। अब जो घर की जो बड़ी औरत होती है, लेडी ऑफ द हाउस का मतलब घर की जो बड़ी औरत होती हैं जिनकी घर में चलती हैं, उनको अभिवादन करते हैं गुड मॉर्निंग से। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और जो अपनी टोकरी होती है उस लकड़ी के ऊपर वो रख देते हैं। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mid rebuke and the laws would be delivered टू द सर्वेंट। अब हम जो बच्चे होते थे जैसे पास में आते तो हमको साइड में कर दिया जाता था, बच्चों हमको डांट फटकार के क्या कर दिया जाता, साइड में कर दिया जाता था। और जो ब्रेड होती थी वो किसको दे दी थी, घर की जो नौकरानियाँ वगैरह नौकर होते थे उनको दे के बोल देते कि अंदर रख दो। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हमको भले ही डांट के भगा दे लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लिम्ब ए बेंच और ए पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम क्या करते थे, किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के हम क्या करते थे, उस टोकरी में किसी भी तरीके से हम देख लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोस, और मुझे आज भी उनकी जो ब्रेड होती थी उनकी खुशबू की आज भी महक आती है, या फिर वो खुशबू आज भी मुझे याद है। लोज फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, बड़ों के लिए तो क्या होती थी, वो ब्रेड होती थी, और छोटे बच्चों के लिए वो क्या होती थी, चूड़ियों वाली मिठाई होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, फिर हम अपने मुंह को साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे या फिर दांत साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे, क्योंकि हम जो मिठाई खा लेते थे उसके बाद में मुंह धोने की भी प्रयास नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन आम की जो पत्तियां है उसको तोड़ के फिर मुंह साफ करे। इसका मतलब पुराने ज़माने में उस समय गोवा में लोग टूथब्रश कैसे करते थे, आम की पत्तियों से करते थे। तो वो बोल रहे हैं कि दांत साफ करने के लिए इतनी कौन मेहनत करे कि आम की पत्तियां तोड़ के लाए फिर दांत साफ करे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों है, दांत साफ करना इतना ज़रूरी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, जो जंगल में शेर होते हैं वो तो कभी अपने दांत साफ नहीं करते हैं। और टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर ऑल, जो हम जब सुबह सुबह गर्म चाय पियेंगे तो सब कुछ दांत पूरे साफ हो जाएंगे, मतलब गर्म चाय से सारे दांत साफ हो जाएंगे अपने आप। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रेड नॉन एज द बोल, अब शादी में अगर कोई गिफ्ट देता था तो अगर एक वो वहाँ की जो प्रसिद्ध ब्रेड वाली मिठाई होती थी जिसको बोल बोलते थे, अगर वो नहीं दिया तो उस गिफ्ट का कोई भी मतलब नहीं था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉजेज इट्स ऑन विदाउट ब्रेड, अगर कोई पार्टी चल रही है या फिर कोई त्यौहार चल रहा है या फिर कोई शादी वगैरह चल रही है, शादी का फंक्शन चल रहा है, उसमें अगर ये ब्रेड वाली मिठाई नहीं है तो वहाँ का कोई भी मतलब नहीं है, वहाँ पे लोग कोई भी दिलचस्पी उस प्रोग्राम में नहीं लेते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस गांव के लिए उस गांव में बेकर होना, बेकरी का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वहाँ की बेकरी वाली भट्टियाँ होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि छोटे से छोटे प्रोग्राम से लेके बड़े से बड़े प्रोग्राम में वहाँ की जो ब्रेड होती थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, वहाँ की लड़कियों की जब सगाई वगैरह होती थी या फिर शादी वगैरह होती थी तो वहाँ की जो बड़ी औरतें थी वो क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी। और सैंडविच में क्या लगती हैं, ब्रेड वगैरह लगती हैं। तो चाहे कैसा ही प्रोग्राम हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे सगाई हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वहाँ पे ब्रेड ज़रूरी होती थी, ब्रेड के बिना वो प्रोग्राम चलता ही नहीं था। केक्स एंड द बोलिनस आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल, अब अगर क्रिसमस हो या फिर कोई बड़ा त्यौहार हो तो वहाँ पे केक्स बनाना पड़ता है, बोलिनस बनाना पड़ता है, और वो सब किससे बनता था, ब्रेड से ही बनता था। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस वजह से वहाँ के गाँव में जो बेकर की जो भट्टियाँ होती थी वो होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती थी। जिस गांव में ये सब नहीं होता था उस गांव में कुछ भी नहीं होता था, उस गांव के लोगों को बाहर आके वो सब खरीदना पड़ता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस विथ नॉन एज ए कबाई, अब उस समय वहाँ के जो ब्रेड बेचने वाले जो लोग होते थे उनकी एक अलग प्रकार की जो ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोलते थे। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, वो क्या होती थी, एक कपड़े वाली होती थी, ऐसा नहीं कि ऊपर शर्ट नीचे पैंट, ऐसा नहीं होता था। उस समय सिर्फ सिंगल कपड़े वाली जो ड्रेस होती थी, और वो कहाँ तक आती थी, घुटने तक, फ्रॉक टाइप होती थी, वो घुटने तक आती थी। In our childhood, we saw bakers wearing the shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. लेकिन धीरे धीरे आते आते हमारे बचपन तक क्या हो गया था,
वो दो दो कपड़े वाली ड्रेस पहनने लगे थे, मतलब ऊपर शर्ट और नीचे ट्राउजर पैंट पहनते थे। लेकिन पैंट भी ऐसी थी होती थी कि फुल पूरी नीचे तक भी नहीं आती थी और आधी हाफ में भी नहीं थी। मतलब ऐसी पैंट जो हाफ से थोड़ी बड़ी थी और फुल से थोड़ी छोटी थी, उस प्रकार की वो पैंट पहनते थे। इवन टुडे एनीवन who wears a half pants which reach just below the knees invites the comments that he is dressed like a पेडर। यहाँ तक कि आज भी लोग अगर कोई ऐसी पैंट पहनते हैं जो घुटनों से तो नीचे हो, मतलब हाफ से तो थोड़ी नीचे हो और फुल से थोड़ी ऊपर हो, अगर कोई ऐसी पैंट पहन ले तो उसको बोलते हैं कि तुमने पेडर की तरह क्या कपड़े पहने हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जो बेकर होता था घरों में जब ब्रेड वगैरह पहुंचाता था तो उसका जो हिसाब होता था वो कब करता था, महीने के आखिर में करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल। और वो अपना हिसाब किताब कहाँ रखते थे, घर की जो दीवारें होती थी वहाँ पे पेंसिल से लिख लिख के वहाँ पे हिसाब रखते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। अब उन पुराने दिनों में ये जो बेकरी वाला जो धंधा था वो बहुत ज़्यादा फायदे वाला धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर होते थे और उनके परिवार होते थे वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो उनका परिवार और उनके जो यहाँ तक कि उनके जो नौकर होते थे वो भी हमेशा खुश रहते थे और धनवान लगते थे। प्रॉस्परस का मतलब धनवान लगते थे। मतलब उस समय में बहुत सारी जो चीज़ें किस पे चलती थी, खेती पर चलती थी। अगर कभी सूखा पड़ जाए तो बहुत सारे लोगों को भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन जो बेकर लोग होते थे वो कभी भी भूखा नहीं रहते थे, हमेशा धनवान ही लगते थे। देयर प्लम फिजिक was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical evidence is easily compared to a baker. अब उनकी जो अलग ही पहचान होती थी, उनके मतलब वो ऐसे होते थे जैसे वो मोटे होते थे थोड़े से। उनका जो बेकर होते थे उनका पेट थोड़ा बाहर होता था। तो अगर आज भी अगर किसी का जो पेट थोड़ा बाहर होता तो उनको हम इनसे तुलना करते थे कि तुमने भी क्या इस बेकर की तरह, मतलब इतना तुम मोटा कैसे हो गए, उस बेकर की तरह लग रहे हो बिल्कुल भी। तो वहाँ पे जो बेकर होते थे उनकी पहचान कैसे होती थी कि उनका थोड़ा पेट बड़ा होता था, मोटे लोग होते थे। उसी प्रकार से जो जब आज भी कोई लोग मोटा होता है तो उनको इसी उपाधि से बुलाते कि तुम भी एकदम मोटे हो गए हो बेकर की तरह, या फिर मिठाई वालों की तरह तुम भी क्या हो गए हो, मोटा हो गए हो। तो दोस्तों ये था हमारा ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें हमने सीखा कि कैसे पुरानी ट्रेडिशन आज भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंग्लिश जंक्शन को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सुबह सुबह कौन सी ब्रेड खाना पसंद है। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। हैप्पी लर्निंग। अगर आपको अगले पार्ट की अगर लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।